जी, कैन वी स्टार्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज एक हंगामी तौर पर आपको बुलाया गया और छुट्टी के अयाम में आपको ज़हमत दी गई। उसकी ज़रूरत महसूस इसलिए हुई कि आप की नज़र है इवेंट्स पे और आप देख रहे हैं कि क़िबला अव्वल मस्जिद अल अक्सा में जो कुछ हुआ और जो जारी है, पाकिस्तान को उस पर बेपनाह तशवीश है और हमारा एक नुक्ता नज़र है। उस नुक्ता नज़र को वज़ीर आज़म ने जब वो जद्दा में थे हाल ही में, सेक्रेटरी जनरल OIC से उनकी मुलाकात हुई और इमरान खान साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपना नुक्ता नज़र जो है उस पर बड़ा वाज़े तौर पर बयान कर दिया था। कल रात तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि पहले तो सऊदी अरब का जो हमारा विज़िट है उस पर भी, और उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त मक्का में हूँ और मैं कल जद्दा जा रहा हूँ और मेरी वहाँ सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात है और उस मुलाकात में बहुत से इश्यूज़ डिस्कस होंगे, लेकिन ये अल अक्सा का जो इशू है ये भी ज़ेर बहस आएगा क्योंकि तुर्की ने भी इस पर एक वाज़े अपना मौक़िफ़ अपनाया है। तुर्की के अलावा अब तो बहुत से ममालिक ने, आपने देखा कि ईरान का भी इस पर एक नुक्ता नज़र आया है, आपने इंडोनेशिया का नुक्ता नज़र भी देखा होगा, आपने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक नुक्ता नज़र आया है कि डी एस्केलेशन के लिए और जो फोर्सिबल इविक्शन है उसके ख़िलाफ़ जो उन्होंने बात की है वो भी आपके सामने आया है। मैं जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा का नुक्ता नज़र देख रहा था। इसी तरह मेरे सामने बहुत से और भी हैं जो मैंने सुबह ही देख रहा था, जिस पे चीज़ें आई हैं सामने। UK ने जो बात की है, इजिप्ट ने जो बात की है, जॉर्डन ने जो बात की है, ये सब आपके सामने है। कल हमारी गुफ्तगू में उन्होंने मुझसे कहा, शेयर किया, और उन्होंने कहा कि मैं आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है फ़लस्तीन पर, अल अक्सा पर, इन पर बड़ा, जिसे कहते हैं ना, बड़ा वाज़े रहा है और उसमें बड़ी एक कोई एम्बिग्विटी नहीं है हमारी तरह। तो इसलिए मैं पहले आपसे बात कर रहा हूँ और मैंने उनसे इत्तफ़ाक़ किया। वो आज अपनी नशिस्त में प्रपोज़ करने जा रहे हैं कि OIC का मिनिस्टीरियल लेवल का एक हंगामी इजलास बुलाया जाए और इस मसले पर सबसे पहले उम्मा को यकजा किया जाए ताकि एक मौसर आवाज़ जो है ये जो वहाँ तशद्दुद हुआ है, जो जारी है। 527 के करीब लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, 20 के लगभग अमवात हो चुकी हैं, निहत्ते लोगों पर, नमाजियों पर 27वीं की रात इबादत के लिए। और फिर आप कहते हैं इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के कवायद हैं, ज़वाबित हैं। निहत्ते लोग कर रहे क्या है? इबादत मस्जिद में, और उस पर ये जो वो क्या कहते हैं, स्टन ग्रेनेड्स फेंके गए, जनाब, उन पर लाठी चार्ज हुआ, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हुआ, एरियल अटैक हुआ, रबर बुलेट्स फायर की गई। दिस इज अगेंस्ट एनी नॉर्म, और इसकी पाकिस्तान पुरजोर मजम्मत करता है और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ और अपनी उम्मा के दीगर ममालिक के साथ, उनकी आवाम के साथ, उनके नुक्ता नज़र से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। नंबर 1। नंबर 2, उनने मुझसे ये भी शेयर किया कि वो सोच रहे हैं, और इस पर भी हम तबादला ख्याल कर रहे हैं, कि इन हालात को जिस तरह से टेंशन्स एस्केलेट कर रही हैं,
इनको डी एस्केलेट, इनको डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। और उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का एक हंगामी इजलास की भी एक तजवीज़ ज़ेर गौर है। उस पर भी कंसेंसस बिल्डिंग दरकार है। तो ये चीज़ें थीं जिस पर ये चीज़ इसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ये फोर्सिबल एविक्शन जो शेख जराह की जो नेबरहुड है उस पे जो हो रही है, इसको फिल फॉर बंद होना चाहिए। तशद्दुद को फिल फॉर बंद होना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को फिल फॉर इस पर मोबिलाइज होने की ज़रूरत है। वो इससे गाफिल नहीं रह सकते। जब हम कहते हैं कि दुनिया को तशवीश है कि हमास के लोगों ने कुछ रॉकेट फायर कर दिए हैं, बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे एस्केलेशन हो, लेकिन उनको ये तशवीश भी होनी चाहिए कि निहत्ते नमाजियों पर जो स्टन ग्रेनेड फेंके गए वो किस ज़ाब्ते और किस कानून के तहत उसकी इजाज़त है, कौन उसको इजाज़त देता है, और उसको सरफ नज़र हम क्यों करें। तो एक ये चीज़ थी जिसको हम सामने रखकर अपना एक पोजीशन हम ले रहे हैं। पाकिस्तान की पोजीशन इस पे वाज़े है। मेरी कल रात वज़ीर आज़म से भी बात हुई, मैंने रात को उन्हें भी एतमाद में लिया। तो हो सकता है आज वो अपना नुक्ता नज़र भी पेश करें, क्योंकि उनका भी एक नशिस्त है जिस पे उन्होंने क्वेश्चन आंसर सेशन है जो उन्हें करना है। दूसरी चीज़ जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था वो है जो हमारा सऊदी विज़िट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहते हुए बेपनाह मुसर्रत है कि गैर मामूली नौइयत का ये दौरा था। 3 रोज़ा दौरा था। सऊदी इन्विटेशन पर वज़ीर आज़म ने यह दौरा किया और उस दौरे के जो नताइज हैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपको वाज़े दिखाई देंगे। एक तो आप देखें कि उसमें गर्मजोशी गैर मामूली थी। क्राउन प्रिंस खुद आए रिसीव करने, और जो उनकी 1-on-1 मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो उनकी डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई हमारे साथ, और फिर जो तीसरी नशिस्त हुई एट डिनर जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब थे, आर्मी चीफ थे और मैं था, हम 3 थे, और उनकी तरफ से क्राउन प्रिंस थे, उनके वज़ीर दिफा थे और उनके इंटीरियर मिनिस्टर थे। खुलकर तबादला ख्याल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत से इश्यूज़ पर सुरखरू आज दिखाई दे रहा है, और दोनों इस तरफ ये एक आगाही है, एतराफ़ है कि हमारे ताल्लुकात गैर मामूली नौइयत के हैं। उनकी गहराई और उनकी वुसअत को हम दोनों ममालिक समझते हैं, और उनको मज़ीद आगे बढ़ाना हम दोनों की ज़रूरत है। हमारे जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, वो तो उम्दा थे, उनको एक नया रुख देने की ज़रूरत है। और अपना जो इकनॉमिक जो पार्टनरशिप है, कोऑपरेशन है, उसको हम किस तरह इन्हांस कर सकते हैं, ये उन मुज़ाकरात में ये हमने इस पर तवज्जो दी कि इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, बायलैटरल ट्रेड को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो उस पर भी हमारी बात हुई। अच्छी डेवलपमेंट ये है कि ये हम बातें तो पहले भी किया करते थे, लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई एक इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर मैकेनिज्म नहीं था, और अब हमने एक इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म इन प्लेस कर दिया है। जो मुआहिदा हुआ है, जिसको साइन किया है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, उससे एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग का एक मैकेनिज्म अब इन प्लेस आ गया है। उसके 3 पिलर्स तय हो गए कि सिक्योरिटी में और पॉलिटिकल एरिया में क्या बात होगी, कौन लीड करेगा, इकोनॉमिक फील्ड में क्या बात होगी, कौन लीड करेगा, जो कल्चरल और हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करना है, सॉफ्ट इमेज प्रमोट करना है, वो कौन करेगा, कौन लीड करेगा, क्या होगा। तो ये उसके खदो खाल हमने तय कर दिए हैं, और ये फॉर ऑल टाइम्स टू कम एक अच्छी पेशरफ्त हुई है। इसके साथ साथ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और अच्छी डेवलपमेंट वो ये है कि हमारे यहाँ आपके इल्म में है कि इस वक्त बहुत से चैलेंजेस हैं। उन चैलेंज में से एक चैलेंज बेरोज़गारी है, और हम चाहेंगे कि सरकारी मुलाजमतों में कितने लोगों को आप खपा सकते हैं, एक लिमिट होती है, और
اس کے لیے ہمارے لیے ایک اوپننگ ہمیں دکھائی دی ہے، کیونکہ کراؤن پرنس کا جو ویژن 2030 ہے، اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کو مزید ورک فورس درکار ہوگی، جس میں بلو کالر جابز بھی ہوں گے اور جس میں وائٹ کالر جابز بھی ہوں گے، اور ان کی خواہش ہے کہ وائٹ کالر جابز میں بھی پاکستانی اپنے آپ کو پیش کریں، صرف مزدور طبقہ نہ بھیجیں۔ اب بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آئی ٹی کے پڑھے لکھے نوجوان آپ کے پاس موجود ہیں، ان کی تھوڑی سی اسکل ٹریننگ ہو جائے تو ان کی بے پناہ ڈیمانڈ ہے، ان کی بے پناہ کھپت ہے، نہ صرف سعودی عربیہ میں ہے، پورے گلف میں ہے، مڈل ایسٹ میں ہے، تو ان کے لیے اوپننگز کریٹ ہو سکتی ہیں۔ یہ کویت کے وزیر خارجہ سے میری بات ہوئی، میری یو اے ای کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی، اور اس کے لیے وہ تیار ہیں۔ ہم نے بھی تیاری کرنی ہے کہ ہمارے پاس لوگ موجود ہیں، ٹیلنٹ موجود ہے، تھوڑا سا ہم نے اس کو ایک تھوڑی سی ٹریننگ، تھوڑا سا پالش کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کے لیے دروازے روزگار کے کھل سکیں گے۔ اس پہ سعودی عربیہ نے جو اشارہ دیا ہے وہ خوش آئند ہے، وہ یہ ہے کہ اگلے چند سالوں میں ان کو تقریباً 10 ملین ایڈیشنل ہینڈز ریکوائرڈ ہوں گے۔ اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ پاکستانیوں کے لیے جو کہتے ہیں نا ایلوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ ہمارے جو ادارے سے ڈیل کرتے ہیں ان کو آج ہی سے اس کو پلان کرنا چاہیے، اور جو ریکوائرمنٹ ہے اس ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ورک فورس اس کے مطابق مرتب کرنی چاہیے تاکہ لوگ وہاں جا سکیں۔ تو ایک تو یہ اچھی پیش رفت ہے۔ پھر اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایم او یو سائن ہوئے، ان ایم او یوز کا ایک کا میں نے ذکر کر دیا، 4 اور ہیں، 2 ایسے ہیں جو انٹیریئر سے ریلیٹڈ تھے، شیخ رشید صاحب نے ان کو سائن کیا۔ ایک ڈیل کرتا ہے کمبیٹنگ کرائم کے ساتھ، اور دوسرا ڈیل کر رہا ہے وہ جو کنوکٹڈ پرزنرز ہیں اس کے بارے میں۔ پھر 2 ایم او یوز اور ہوئے جن کو میں نے سائن کیا، ایک ہے جو نارکوٹکس ڈرگس کے ساتھ جو اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارا فریم ورک ہے، اور دوسرا ہے $500 ملین جو سعودی فنڈ سے ہمیں میسر آئے گا، اور وہ ہم استعمال کر سکیں گے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس میں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے، رینیوبل انرجی کے لیے یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہوا، جو میری اس نشست کے بعد پھر میری میٹنگ ہوئی تھی، ایک بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی تھی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان ال سعود سے، اور ان سے یہ طے پایا اس گفتگو کے بعد کہ عید کے بعد انشاءاللہ ایک سینئر آفیشلز کا ایک وفد پاکستان آئے گا، اور جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کو لے کر آگے بڑھے گا۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور اس کی رپورٹ کے بعد پھر ان کے وزیر خارجہ کو میں نے دعوت دی ہے، جو نے قبول کی ہے، وہ تشریف لائیں گے پاکستان، اور وہ چند گھنٹوں کے لیے نہیں، کم از کم 1-2 دن کے لیے یہاں تشریف لائیں گے، اور وسیع انٹریکشن ان کا ہوگا، اور ہم کروائیں گے تاکہ ہم وہ خد و حال طے کر لیں جس کی بنیاد پر پھر کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا اگلا وزٹ جو ہے وہ پاکستان کا ہم اس کو طے کریں۔ جو پہلا وزٹ ہوا تھا اس نے گڈ ول جنریٹ کی تھی، اور ہم چاہتے ہیں یہ جو پرائم منسٹر کے وزٹ سے جو مومنٹم جنریٹ ہوا ہے اس کا ایک پراپر فالو اپ ہو۔ تو یہ میں آپ کے سامنے دوسری چیز رکھنا چاہتا تھا۔ اور تیسری ڈیولپمنٹ جو رات کو آپ کے سامنے آئی ہے، اور وہ آپ کے علم میں ہے کہ کلامی چیف ڈی جی آئی کابل میں تھے، ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور واپسی پہ ڈی جی آئی نے مجھ سے بات بھی کی ہے، اور مجھے ان نے وہاں کی جو صورتحال ہے اس پہ اعتماد میں لیا۔ اور خوش آئند بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہم چاہتے تھے کہ پیس اور ریکنسیلیشن کا عمل آگے بڑھے، تو کل کی نشستوں کے بعد اس کے امکانات بہتر دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ کابل میں 1-2 واقعات ایسے ہوئے جن کی ہمیں بے پناہ تکلیف ہوئی ہے، خاص طور پر وہ جو بچیوں کے اسکول پر جو حملہ ہوا، اور تقریباً 85 کے لگ بھگ
اس کی اب اموات ہو چکی ہیں. نہتے معصوم بچوں کو نشانہ بنانا یہ کوئی اسلامی قدروں کے مطابق ہرگز نہیں ہے. اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بیچارے ماں باپ وہاں بستے دیکھ رہے ہیں, جوتے دیکھ رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے ان کو دفنا رہے ہیں. میں نے تو وہ سین دیکھے ہیں اور سچی بات ہے بہت تکلیف دہ وہ سینز تھے. اس کی پاکستان نے فی الفور مذمت بھی کی تھی اور بالکل ہم افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان کے امن میں, ان کے استحکام میں شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ اگر افغان حکومت اور طالبان جو آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو لے کر آگے چلے اور ایک پولیٹیکل سلوشن گفت و شنید سے وہ طے کرے, وہ ان کے اپنے مفاد میں ہے, ان کے ملک کے مفاد میں ہے. اور اب جب کہ وڈرال کا آغاز ہو چکا ہے اور وہ تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہیں, ٹروپ وڈرال ہوگا, زیادہ ذمہ داری افغانوں پر اب عائد ہو گئی ہے کہ وہ مل بیٹھ کر آپس میں اپنے معاملات کو سلجھائیں اور پیس اور ریکنسیلیشن پروسیس کو وڈرال کے ساتھ ساتھ اس تیزی سے آگے لے کر چلیں. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان ان کو ری اشور کرنا چاہتا ہے کہ ہم امن کے اس عمل میں ان کے ساتھی ہیں, ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہم ان کے خیر خواہ ہیں, ہم دعا گو ہیں, ہم ایک خوشحال یونیفائڈ سوورن افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا ہمارا فیصلہ ہے. ہم سے جو پازیٹیو وہ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے بعد جو سب سے زیادہ مستفید ہوگا وہ پاکستان ہوگا. ریجنل کنیکٹیوٹی کے امکانات بڑھیں گے, ایسٹ ویسٹ کوریڈور کے کھلنے کے امکانات بڑھیں گے, افغانستان کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشین مارکیٹس کی رسائی ہماری ہو جائے گی, ہمارے جو گیس پائپ لائن, ہماری جو انرجی ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل ہوتی ہیں, کاسا کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس کو عملی جامہ پہنانے میں آسانی پیدا ہوتی ہے, بائی لیٹرل ٹریڈ بڑھنے کے امکانات موجود ہیں, اور جو ہمارا اکنامک کوریڈور ہے, جو گوادر پورٹ ہے, اس کو آپریشنلائز کرنے میں مزید اس کو فعال کرنے میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں, کیونکہ یہ لینڈ لاکڈ علاقہ ہے سارا, افغانستان ہو, سینٹرل ایشیا ہو. تو جب یہ گوادر تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور ان کو شارٹیسٹ پاسبل روٹ دیتا ہے ٹو سی ویز, تو لوگوں کی نگاہ کس طرف ہوتی ہے, مڑتی ہے گوادر کراچی کی طرف, پاکستان کی طرف. تو اس سے پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ بڑھتی ہے, اور جو ہماری پالیسی ہے شفٹ فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس اس کے عین مطابق ہے. ہم اپنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کو اپنی اکنامک ویل بینگ کے لیے جو استعمال کرنے کا جو ہمارا ایک خواب ہے, جو ہماری سوچ ہے, جو ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے, ہماری ترجیحات میں ہے اکنامک ڈپلومیسی کو بروئے کار لانا, تو اس میں ہمیں آسانی پیدا ہوگی. تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. جی کین دا لیڈی ریگولیٹ اور سوال جواب ہو جاتے. Well, it's a difference because there's a new realization on both sides. It's different because it has defeated the designs of that element that was trying to draw a wedge between Saudi Arabia and Pakistan. آپ دیکھیں بیوی کہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ اچھی خبر تو خبر ہے ہی نہیں, خبر تو ہے ہی ہے وہ جو بری ہے. تو کوئی اچھی خبر آتی ہے وہ ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ہندوستان کوئی موقع نہیں چھوڑتا پاکستان کو نیچے دکھانے کا. ہمارا میڈیا
सच्ची बात है, उस पर तवज्जो नहीं था। 7 किलो हेरोइन पकड़ी गई, हेरोइन कह रहा हूँ, ये यूरेनियम पकड़ी गई। बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है। आई एम सॉरी मतीन साहब, यू स्टैंड करेक्टेड। मेरे भाईजान, तशवीश का इज़हार नहीं किया, हमारी स्टेटमेंट देख लीजिए, हमने बात की है, मुख्तलिफ जावियों से बात की है, बट उसको आगे लेके किसने चलना है यार? फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट काफ़ी नहीं है। इंडियन मीडिया उनके साउथ ब्लॉक की कहानी को एम्पलीफाई करता है अपने जाविये से। आप इंडिपेंडेंट लोग हैं और आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पर ये एक बहुत बड़ी खबर है भाई। मतलब आप खबर के तलाशी हैं तो एक बहुत बड़ी खबर है, इसका प्रोब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुदा ना खास्ता उनके हाथ की खबर आई होती, दे वुड हैव टेकन अस टू टाउन बाय नाउ। वी हैव टू सी हमने क्या किया। अब अहमियत इसकी ये भी मुख्तलिफ ये है कि ये एक रियलाइजेशन के एक विन विन कोऑपरेशन में हम हमेशा गेन करते हैं। एक दूसरा, जो पाकिस्तान कहता आया और कि देखिए उम्मा का यकजा होना हमारे मफाद पे है। सऊदी अरब की अपनी अहमियत है, उनका वज़न है। दे आर द कस्टोडियंस ऑफ द 2 होली मॉस्क्स और लोग उनकी, दे लुक अप टू देम। OIC को संभालने में, बनाने में उनका एक कलीदी किरदार है। हम भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, तो उनसे लोग तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं एक लीडरशिप रोल का। और जब उम्मा के अंदर थोड़ी सी हमें एक तकसीम दिखाई दे तो उससे हमारी आवाज़ मजबूत नहीं होती, कमज़ोर होती है। और हमें देखना चाहिए कि अगर हमारी कोई गलत फहमियाँ हैं उन्हें दूर होना चाहिए। हमने ऑफ़र किया, मीडिएशन की ऑफ़र की। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो वहाँ मेरी बायलैटरल गुफ्तगू हुई और वज़ीर ख़ारजा ने एतमाद में लिया, उन्होंने कहा कि ईरान के साथ हमारी गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है। और कल ईरान की मिनिस्ट्री ने भी उसकी तस्दीक कर दी। तो पाकिस्तान की एक ख्वाहिश जो थी बेहतरी की, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक उसका आगाज़ हुआ है, एक शुरुआत हुई है, एक फ़ासला है। उस फासले को मिटने में टाइम लगेगा, लेकिन वो तनाव जो है उसमें एक बेहतरी दिखाई दे रही है। आज आप देख रहे हैं कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त सऊदी अरब में बैठे हैं। क्या ये बेहतरी नहीं है? आप देख रहे हैं कि GCC के अंदर जो एक खिंचाव था वो तब्दील हुआ है। आज वो खिंचाव नहीं दिखाई दे रहा। आज अमीर जो कतर के हैं उनको दावत दी गई है और वो सऊदी अरेबिया तशरीफ़ ले जा रहे हैं। और वो जो ब्लॉकेट था, जो सफारती ताल्लुकात मनक़ता हो गए थे, वो बहाल हो गए। तो ये पेशरफ्त है। ये एक नई डेवलपमेंट्स हैं मशरक़ वस्ता में और इस खित्ते में, उसकी उस तनाजुर में ये विज़िट जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट था। और इस विज़िट में हमने रीजनल इशूज़, बायलैटरल इशूज़ और इंटरनेशनल इशूज़ पर तबादला ख्याल किया। सो इट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वेज। आपकी जो बातचीत हुई सऊदी के अंदर उसमें रीजनल इशू यकीनन ज़ेर बहस था, इसमें यमन, शाम, उर्दू शामिल थे। आया कश्मीर पर भी कोई बात हुई? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि हमारी आला क़यादत की तरफ से हमारे सफारतकारों के हवाले से बयान आया, जिसके बाद हमारे डिप्लोमेटिक सर्विस की बैशिंग शुरू हो गई है पूरे सोशल मीडिया पे। तब बीइंग रिपोर्टर से लास्ट 25 ईयर्स, मेरे जैसे लोगों को भी इसकी तशवीश है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बारे में खुदा बता दें, क्योंकि इनका मुराद जो है वो पाकिस्तान का मुराद है, तो इनका मुराद आप होना चाहिए हमारे पास। फिक्र न कीजिए, मैं चाहिए लेट मी आंसर दिस फर्स्ट एंड देन यू कैन गेट अ क्वेश्चन। मैं दोनों को जवाब देता हूँ। आई मीन नो हरी, आई एम हियर विद यू। पहली बात, कश्मीर पर बात हुई भाईजान। हमारी जो हमारी स्मॉल ग्रुप मीटिंग थी जिसमें चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, मैं भी था, बिल्कुल बात हुई। और हमने अपना नुक्ता नज़र बड़ा वाज़े बयान किया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है क्या। 5 अगस्त 2019 के इक़दामात ने माहौल को बिगाड़ा कैसे, उसका ज़िम्मेदार कौन है, करेक्टिव मैकेनिज़्म, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना ज़िम्मेदारी अब किसकी ठहरती है। उससे हिंदुस्तान ने इन इक़दामात से
اپنی پذیرائی اس میں اضافہ ہوا ہے یا ایلینیشن میں اضافہ ہوا ہے. یہ سب چیزیں اینالائز کرنے کی ہیں. اب تک خاصا وقت گزر چکا ہے اور آج ہندوستان کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں اس پالیسی کے بارے میں. آج ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو بی جے پی سرکار کی کشمیر پالیسی کو ناکام سمجھ رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس سے کشمیری ایلینیٹ ہوئے ہیں, فاصلے بڑے ہیں, دوریاں بڑی ہیں, کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے, ظلم و بربریت میں اضافہ ہوا ہے, ڈبل لاک ڈاؤن کا کشمیری شکار ہیں. یہ سب چیزیں سامنے آئی ہیں اور اس پر کھل کے بات ہوئی اور ہم نے ان کو بتایا کہ پاکستان اور ہماری حکومت, وزیر اعظم عمران خان کی حکومت تو پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ آپ امن کی طرف ایک قدم اٹھائیں, ہم 2 اٹھانے کے لیے تیار ہیں. قدم اٹھانے سے کترانا کون ہے اور جو منفی اقدامات ہیں اس کو ریوزٹ کس نے کرنا ہے؟ ہندوستان اگر اس پہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہے, کشمیریوں کو ریلیف دیتا ہے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور ان کا جو تشخص جو پامال کیا گیا ہے اس پر نظر ثانی کرتا ہے, تو پاکستان از ولنگ ٹو انگیج. ہم تو امن چاہتے ہیں. ہمارا جو اکنامک سیکیورٹی ایجنڈا ہے, پیراڈائم ہے, اس کا تو ایک بنیادی ستون امن ہے اور ہمیں اس میں تقویت ملتی ہے. تو بالکل میرے بھائی اس پر بات ہوئی اور بڑی اچھی بات ہوئی. ایک دوسرا آپ نے بات کی فارن آفس کے آفیسز کی. دیکھیے ہمیشہ ہم نے جو ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں بہتری کیسے کی جا سکتی ہے. وزیر اعظم کو کچھ شکایات ملی جو کاؤنسلر سروسز تھی اس کے بارے میں, اور حیثیت ایک منتخب نمائندہ کے, وزیر اعظم کے, یہ ان کا نوٹس لینا بجا طور پہ درست ہے اور انہوں نے اس کا نوٹس لیا. مقصد کیا تھا؟ بہتری. مقصد کیا تھا؟ اصلاحات. اور انشاءاللہ ہم انویسٹیگیشن بھی کر رہے ہیں. ہم اصلاحات کے لیے ہم نے ایک پلان بنایا ہے. اس نشست کے بعد میں نے جتنے فارن آفس میں, ہیڈ کوارٹرز میں ہمارے صاحبان تھے, میں نے انہیں اسی کمرے میں مدعو کیا اور میں نے پورا سیاق و سباق اور پورا تناظر ان کے سامنے رکھا. ان کو اعتماد میں لیا کہ ہم سے توقعات کیا ہیں اور ہمیں کہاں کہاں بہتری کے امکانات موجود ہیں. اس کے بعد وزیر اعظم سے میری بات ہوئی ہے اور اس بات میں فارن سیکرٹری صاحب بھی موجود تھے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ٹاسک فورس تشکیل دے دی ہے. فارن سیکرٹری کی سربراہی میں ہم جتنے مشنز ہیں ان سے بھی ہم نے انپٹ مانگا ہے کہ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں ہم. بہتری, اگر سروس ڈیلیوری ہم نے بہتر کرنی ہے تو کیا کرنی ہے. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایک ایمبیسی ہے, اس میں مختلف آفیسز ہیں. کچھ آفیسز ہیں جو ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں ٹو دا فارن آفس. کچھ آفیسز ہیں جو مختلف منسٹریز کے ہیں جو وہاں بیٹھتے ہیں, تعینات ہیں. ان کی پوسٹنگ فارن آفس نہیں کرتا, ان کا ٹرانسفر فارن آفس نہیں کرتا, ان کی ACR فارن آفس نہیں لکھتا جی, اور وہ رپورٹ اپنی منسٹری کو کرتے ہیں. اب ان کی ایکٹیویٹیز کو اور جو فارن آفس کے جو ایمبیسڈر ہیں, ہائی کمشنر ہیں, ان کو ڈوٹیل کیسے کیا جائے. ذمہ داری تو ایمبیسڈر کی ہے, لیکن اس ذمہ داری کو نبھانے میں ان کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کی جائیں, تو اس کے لیے ہم ایک تجاویز مرتب کر رہے ہیں اور وہ تجاویز انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کو دیں گے. آج بھی آپ کی اس پریسر سے پہلے جتنے سینئر فارن آفس کے آفیسرز تھے, چھٹی کا دن ہے, میں نے ان کو زحمت دی اور ان کی میں شکر گزار ہوں کہ وہ چھٹی کے دن بھی یہاں تشریف لے آئے اور میں نے ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا آن دا وے فارورڈ. اس وے فارورڈ پر ہم نے بات کی ہے. انشاءاللہ ہم مل کے کام کریں گے اور بہتری کریں گے اور ان کا مورال بالکل انشاءاللہ ہم ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. دیکھیے میری نظر میں سب درست تھا. میری نظر میں اس ایونٹ کو جس طرح اس کی پبلک تشہیر کی گئی اس کی ضرورت نہ تھی. ہر چیز کے ان ہاؤس میٹنگ کے اپنے نارمز ہوتے ہیں اور ان کا احترام ہم پر لازم ہے. اور پھر اس کا کیا ہوا؟ بتنگڑ کس نے بنایا؟ ہندوستان نے بنایا. پاکستان کے مخالفین نے اس کو اچھالا. وہ پاکستان کے مفاد میں ہرگز نہیں تھا, نہیں ہے. تو بالکل میں فارن آفیسرز کی بیشنگ
بالکل नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी इंशाल्लाह. इस्लाह होगी, बेहतरी होगी, रिफॉर्म्स होंगे, बैशिंग नहीं होगी. One last question, excuse me, Amjad sir, please. These questions are open, this is not Why fair. only 3 questions? Vikram sir, please, sir. Please, आप बड़े अच्छे बात यार एक सेकंड, व्हाई डू यू गेट वर्कड अप? रिलैक्स. कोई आपको इनकार कर दिया सवाल को? होल्ड ऑन यार, बी पेशेंट. रोजा है, आराम से. जी जी अमजद सर. पिछले कुछ अर्से से सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं उनको कुछ मुश्किलात थी, कुछ शिकायत थी, तो उनकी वेलफेयर के हवाले से दौरे के दौरान बात की. जी बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई. हमने एक वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो हमारे नए सफ़ीर वहाँ गए हैं उनको एक मुफस्सल उनके साथ नशिस्त की और उनको बताया कि उनकी तवक्कुआत क्या हैं. जो मिशंस के साथ उनने एड्रेस किया, जो उसका देखिए लोग मनफी पहलू उठाते हैं, मुस्बत पहलू सरफ नज़र कर देते हैं. मुस्बत पहलू ये है कि उन्होंने उनको बताया कि उन्हें उनकी खिदमत के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए क्या क्या इक़दामात लेने चाहिए, किस तरह आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनके लिए आसानी पैदा कर सकती है और उन्हें उसको बरूए कार लाना चाहिए. तो उस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह होगा और उनके लिए बेहतरी आएगी. विक्रम सर, इसी के साथ सप्लीमेंट, सर ये बहुत बड़ी तादाद से पाकिस्तानियों की सऊदीयत से वापस आ गई है. टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए उनके ऊपर. तो सर जो उस टैक्सेस की बोझ से वो वापस आ गए हैं, फैमिली वापस आ रही है, तो आप सवाल आ गया, समझ आ गई. बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं और उसका नोटिस भी लिया गया है और उस पर इस्लाहात भी हुई हैं और सऊदी अरेबिया ने उस पर रिफॉर्म्स भी की हैं. और उस रिफॉर्म्स में आपने देखा कि उनके लिए आसानियाँ पैदा की हैं. वो जो पहले कैद होते थे एक अपने क्या कहते हैं जी उसको, अकामा के और वो कफील के, उससे आज़ादी उनको मिली है और वो अब उससे हटकर कहीं और भी जॉब तलाश कर सकते हैं. इतने जकड़े हुए नहीं होंगे जैसे पहले थे. उसके साथ साथ उन्होंने रिलैक्सेशन भी का आगाज़ कर दिया है और नई इनटेक का ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया है. तो इंशाल्लाह वो आसानी पैदा हो जाएगी. चले चले बीबी मैं ही कर लेता हूँ. थैंक यू सो मच सर. राशिदा सियाल अख्तर से. सर यहाँ पे कुछ तज्जियाकार और तबसरे निगार ये कह रहे हैं कि इतने मंथ्स की विजिटनेस के बाद जिस तरीके से सऊदी गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल दिया और ये सारा विजिट हुआ, इसकी बड़ी भारी कीमत पाकिस्तान अदा करेगा. अच्छा, वो बताएं क्या है, ज़रा कीमत बताएं. सर मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ. नहीं बताएं ना, आपको क्या लग रही है कीमत? सर ये तो आप बताइए, आप गए थे, मैं तो थी नहीं वहाँ. तो फिर आप- मेरा सवाल तो सुनिए सर दूसरा. तो पहले कीमत तो चुका लेना. सर सवाल अच्छा, सुनिए, please. चलिए सवाल कीजिए. देखिए ना, ये सवाल से पहले तमीज़ की ज़रूरत क्या थी? सवाल कीजिए. सवाल सुनिए कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान आपने फरमाया कि बातचीत चल रही है, इसमें पाकिस्तान का रोल क्या है? कोई गाल होड़ भी दोगे? ये इरादा नहीं है आपका? हाँ, माशाल्लाह. देखिए पहली बात है कि पाकिस्तान कोई कीमत अदा नहीं कर रहा. पाकिस्तान को अपने मफादात के दिफा का इल्म है, हम उससे गाफिल नहीं हैं. डिप्लोमेसी में चीज़ें जो होती हैं वो चुटकी बजाने से नहीं होती. यू हैव टू चिप, यू हैव टू वर्क ऑन दम. और आप मुसलसल कोशिश करते हैं और पेशरफ्त होती है. कोई बटन नहीं होता जो आप दबाएं और फ़ौरन आपकी ख्वाहिशात पूरी हो जाए. हमारी जो ख्वाहिश थी, जो हमारी कोशिश थी, जिस तरफ हम मामलात को देखना चाहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें रुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है. ठीक, मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं अफगानिस्तान में अमन हो, इस्तेकाम हो. खबर आई है कि ईद पर दोनों साइड्स ने फैसला कर लिया सीज़ फायर का. ये अच्छी डेवलपमेंट है ना, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है. सीज़ फायर तालिबान भी और अफगान गवर्नमेंट ने आपस में मिल के तय किया है. इज़न्ट दैट बिग न्यूज़? नहीं, नज़र से नहीं गुजरी होगी आलपन, गुजरी है. अच्छा चलो मुबारक को, फिर मतलब है कि अच्छी खबर को नज़र से गुजर गई. सो कोई कीमत अदा नहीं कर रहे. पाकिस्तान इंशाल्लाह अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किए हुए है और कर रहा है और आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह. सर मतीन भाई जी. शुक्रिया. अफगानिस्तान पे जो कल हमारी अस्करी लीडरशिप थी, वहाँ पर जो उनकी बातचीत हुई अफगान सदर के साथ, ये कहा जा रहा है कि या तो पाकिस्तान जो है वो काबुल गवर्नमेंट के साथ हो या तालिबान के साथ हो. कन्फ्यूजन बहुत है.
दूसरा ये बताइए क्या पाकिस्तान पे दबाव बढ़ रहा है कि वो अमेरिकी फोर्सेस को पाकिस्तान में कुछ एयर बेसिस दे, कुछ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि वंस अफगानिस्तान में एयर बेसिस जब क्लोज होंगे तो वो कुछ अपने ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान के एयर बेसिस इस्तेमाल करना चाहते हैं. Right. Will the top diplomat please clarify is Right. there any US pressure on Pakistan to Got it. Got it. Got it, मदीन. पहली बात, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ है, पाकिस्तान अफगान अमन के साथ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुशहाली के साथ है, पाकिस्तान रिकन्सिलिएशन के साथ है. हम किसी फरीक के साथ, किसी धड़े के साथ नहीं हैं. हम पूरे मुल्क की बेहतरी चाहते हैं और उसकी जो काविश कोशिश जो कर सकते थे कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे. जो कल डेवलपमेंट हुई है जिसका मैंने जिक्र किया है एक सीज़ फायर का ईद के दिनों में, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है. ये एक जिसे कहते हैं ना माहौल को इनेबल करेगी. वो रिडक्शन ऑफ वायलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है. हमने गुफ्त शरीद करनी है तो उसमें वायलेंस का रिड्यूस होना एक माहौल को साजगार बनाता है. तो वो उस साजगार माहौल के लिए ये एक अच्छी डेवलपमेंट मैं समझता हूँ और पाकिस्तान ने उसको वेलकम किया है. हमने उस पर खुशी और मुसर्रत का इजहार किया है. नंबर 1. नंबर 2, देखिए पाकिस्तान पे दबाव की क्या बात है. पाकिस्तान ने जो करना है अपने मफादात को सामने रख के करना है. पाकिस्तान के मफाद में है अफ़गानिस्तान का अमन व इस्तेहकाम. हमारी ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि ऐसा हो और उसके लिए हम जो कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं और करते रहेंगे. सवाल ये है बेसिस का. देखिए पाकिस्तान की बड़ी वाज़े पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने अपनाई है. वी विल बी पार्टनर्स इन पीस और ये हमारा रोल होगा, रोल ऑफ ए फैसिलिटेटर. वो हमारा रोल है. अब फैसला तो उन्होंने करना है, मुल्क तो उनका है, आग तो वहां लगी हुई है, उसको बुझाना किसने है. भाई बाहर के लोग तो हेल्प कर सकते हैं ना, असल तो बुझाने वाले घर के लोग हैं जो अंदर घर में बैठे हैं अपने घर को जलता देख रहे हैं. तो उसमें उनने क्या करना है, ये उन पर जिम्मेदारी, सबसे ज़्यादा आयद जिम्मेदारी उन पे होती है. बाकी दीगर दोस्तों का एक रोल है उसको आगे बढ़ाने में. तुर्की अपना रोल प्ले कर रहा है, कह रहा है कि इस्तंबुल में आइए बैठिए हम फैसिलिटेट करते हैं, रोल कर रहे हैं. दोहा ने अपना रोल प्ले किया, उन्होंने कहा आइए बैठिए हम फैसिलिटेट करते हैं. ठीक है ना जी. तो दोस्त ममालिक रोल प्ले करते हैं. बुनियादी जिम्मेदारी अफ़गानों की है और हम उनके लिए दुआ को हैं. बेसिस नहीं भैया, हम कोई यहाँ बूट्स ऑन द ग्राउंड की इजाज़त देने का इरादा नहीं रखते और पाकिस्तान में कोई बेस मुंतकिल नहीं हो रहे. बीबी आप कीजिए और उसके बाद आप कर लें. Honestly, I didn't follow the question properly. Pakistan? Yes. Pakistan has always been encouraging them to engage, and we feel that engagement gives them the international respectability, the international recognition that is required. It enhances their role. And if they want to be acceptable, if they want delisting to take place, if they want recognition, then engagement, giving up violence and looking for a political solution is in their interest, and they have been open. And you've seen the progress that did take place. They did come to the negotiating table. You did see a peace agreement signed in Doha. You did see development in the shape of commencement of dialogue between the two parties. You did see progress on the rules and procedures, a consensus and agreement on that. And yes, we also saw the stocks we also saw witnessed a stalemate, and hopefully with this new development that has taken place yesterday and calling for a ceasefire, and hopefully post-Eid, if the Istanbul conference takes place and that moves ahead, inshallah, things will move ahead, hopefully. Isa
जी सर आपका एक स्टेटमेंट है, आप प्रोग्राम में बात कर रहे थे आर्टिकल 370 पे, आप उसकी एक वजाहत भी दे चुके हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अहम है। एक तो सेशन है, सवाल समझ आ गया। अच्छा दूसरा इसका जवाब ले ले पहले, इसका दूसरा भी कर लीजिएगा। देखिए, अभाम होना नहीं चाहिए और अभाम बिला वजह क्रिएट किया जा रहा है। उसमें नासमझी भी हो सकती है, सियासत भी हो सकती है। अब एक हो सकता है तबका है जो ना समझ रहा हो, उसको समझाने की ज़रूरत है, और एक तबका है जो सियासत कर रहा हो, जिसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर का मसला ऐसा है जो सियासत से बलतर है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान की पोजीशन मुसलसल हम उसका इजहार कर चुके हैं, मेरे स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, फॉरेन पॉलिसी के, फॉरेन ऑफिस के उसमें मुख्तलिफ बयानात हैं, हमारे खतूत हैं, हमने जो मरासले भेजे हैं सदर सलामती काउंसिल को, हमने जो मरासले भेजे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को, उसमें मेरे भाई कोई अभाम नहीं है। अब 2 आर्टिकल्स का जिक्र किया गया और एक ख़ास तबका उसको हवा दे रहा है, नॉट रियलाइजिंग दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ दोज इंडियंस हु वांट टू क्रिएट कन्फ्यूजन। इनकी तो कोशिश होनी चाहिए, एंड आई डोंट ब्लेम दम। उनको जो मौका मिलेगा वो कभी नहीं जाने देंगे। ये हिंदुस्तान का खासा है। बाहर नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 370 जो है उसकी अपनी अहमियत है। वो बात करता है उनके तशख़्ख़ुस की, वो बात करता है उनके जो उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया था हिंदुस्तान के आइन में, जो कि अपना फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने और नेहरू साहब ने तवील 5 माह के मज़ाकरात के बाद जिस पर एक मुआहदा किया था, उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था और एक स्पेशल गुंजाइश हिंदुस्तान के आइन में दी गई। जब उसको रिवोक किया गया तो लामोहाला उस पर तशवीश का इजहार किया गया, कश्मीरियों ने उस पर इजहार किया। वो कश्मीरी जो हिंदुस्तान के साथ मुख्तलिफ हुकूमतों में शामिल रहे, कोलिशन पार्टनर्स रहे, उनने हमें कबूल नहीं है। आपने हमारा तशख़्ख़ुस मिटा दिया, आपने हमारा झंडा, हमारी पूरी हैसियत ख़त्म कर दी, हमें कबूल नहीं है। और यकीनन पाकिस्तान को भी उस पर तशवीश थी और हैर होनी चाहिए। ठीक, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि देखिए, मसलन एक साहब ने तो ये कह दिया, ओ जी पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया। खुदा के वास्ते, पाकिस्तान ने कोई यू टर्न नहीं लिया और ना लेगा। ये कहा गया, ये इंटरनल मैटर कह दिया वज़ीर ख़ारजा ने। ये बताइए, जब एक मसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एजेंडे पे है, जब एक मसला फ़ॉरेन ऑफिस के एफर्ट से 5 अगस्त के बाद 3 मरतबा सलामती काउंसिल में मौजू रहा है, ज़ेर बहस रहा है जी, एक मसला जिस पे सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं, तो इंटरनल मैटर तो हो ही नहीं सकता। ये नासमझी की बात है या फिर उसको किसी के ईमा पर एक रुख देने की बात है। तो मैं इस अभाम को दूर करना चाहता हूं इस वजाहत से। नंबर 2, आर्टिकल 35A। 35A की अहमियत इसलिए मैं उजागर कर रहा हूं कि अभी हमारी गुफ्तो शुनीद हिंदुस्तान के साथ तो नहीं है, आपका कोई डायलॉग नहीं हो रहा, कोई उस किस्म की आपकी फॉर्मल टॉक्स नहीं हो रही। और हिंदुस्तान ने जो 35A को रिवोक कर दिया है, उसके ज़रिए जो डोमिसाइल रूल्स में तब्दीली लेके आए हैं और नॉन कश्मीरियों को वो वहाँ राइट दे रहे हैं टू बाय प्रॉपर्टी एंड टू गेट वहाँ की जो क्या कहेंगे उसको डोमिसाइल, हाँ डोमिसाइल, तो उससे उसके पीछे एक सोच कार फरमा है। और वो सोच है वो जो डेमोग्राफिक बैलेंस जो है उसको डिस्टॉर्ट कर रहा, उस पर छेड़छाड़, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर कल को कोई पेशरफ्त होती है अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक भी, तो वो जो इम्बैलेंस है वो उस अक्सरियत को, मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत की शक्ल देना चाहते हैं। तो इस पर हमें तशवीश है, क्योंकि ये अमल उनने जारी कर दिया है। इसकी बेपनाह इसकी टाइमिंग को देखना है, इसको हमें देखना है कि हमें इसको रोकना, उसको रुकवाने में हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, और हम कर रहे हैं। हर फोरम पर हमने ये आवाज़ उठाई है, बिकॉज टाइम इज़ ऑफ एसेंस। और जितना हम इसको सरफ नज़र करेंगे और वक्त गुजरता जाएगा, तो वो अपने लिए माहौल साजगार करते चले जाएंगे।
लेकिन कश्मीर एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, इंटरनल मैटर नहीं हो सकता। कश्मीर का हल सलामती काउंसिलों में मौजूद है और पाकिस्तान उस पर अपना नुक्ता नज़र पे अपने हिस्टोरिक मौक़िफ़ पर कायम है। ठीक, हिंदुस्तान के इक़दामात से कश्मीरी लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार और उस पार उन्होंने उन्हें मुस्तरद किया है बशमूल पाकिस्तान के। हम अपने उस मौक़िफ़ पर कायम हैं, कोई अभाम नहीं है और कोई फिक्र की बात नहीं है। कोशिशें एटलीस्ट हो रही हैं, सऊदी अरेबिया का बयान हमने देखा, उसके हवाले से मुख्तलिफ ममालिक का एक प्री रिक्विजिट पाकिस्तान ने पहले रखा, बताया था कि हमारी 4-5 शराइत हैं, ये मुकम्मल होगी तो हम भारत के साथ टॉक्स कर सकते हैं, वरना नहीं। आप आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लैरिफाई करते हैं एग्जैक्टली जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आप कहते हैं कि भारत को बनाना है ताकि मुज़ाकरात हो सके, वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आप डिफाइन करते हैं क्या? पहली बात तो यह है कि इस वक्त कोई टॉक्स नहीं हो रही, टॉक्स हो सकती हैं। सुन लेना यार, इस वक्त कोई टॉक्स नहीं हो रही, कोई फॉर्मल टॉक्स नहीं है। हाँ, टॉक्स हो सकती हैं और उसके लिए इक़दामात हिंदुस्तान को उठाने हैं। आपने कहा स्पेल आउट कर दें, मैं मुख्तसरन उसका जवाब ये देता हूँ कि अगर हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान उनके साथ मेज़ पे बैठकर एक मीनिंगफुल डायलॉग करे, तो उसके लिए उन्हें जो कश्मीर में जो इस वक्त उनकी पॉलिसी है उस पर नज़रसानी करनी होगी। वहाँ जो लोगों को रिलीफ दरकार है वो देना होगा। आज 18-19 माह हो गए हैं, वो एक कोविड लॉकडाउन का शिकार है और उसके साथ साथ वो मिलिट्री सीज का शिकार हैं, सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस का शिकार हैं जी। कोई उनका लीडर हुर्रियत का, जैसे कि अभी सराई साहब का विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, तो उनके जनाजे में भी शामिल नहीं हो सकते लोग। तो ये सब मुश्किलात हैं, उनको रिलीफ दिया जाए और वो जो तड़प रही हैं कि आपने हमारा तशख़्ख़ुस मिटा दिया, हमारा स्टेटहुड बहाल किया जाए, अगर ये कर दें तो ये कंड्यूसिव इन्वायरमेंट इससे क्रिएट हो जाएगी। सर during this visit, two big achievements which took place. One is a prisoner transfer agreement which was signed between the two countries. So, can you tell that how many Pakistani prisoners which are right now in Saudi jails and how many will benefit from this particular arrangement which is achieved? And secondly, another big thing is Pakistan-Saudi Supreme Coordination Council, as you rightly mentioned, that can we know that what should be the scope of this council, and will it work under the foreign ministry or it would be an independent council, and like the main scope of this council? Well, let me start with the council. The council will work in the foreign ministry. The secretariat will be provided by the foreign ministry to this council. The secretariat of the council will be the respective foreign ministries, right? And I did mention the three pillars: the political security pillar, the economic pillar, and the cultural information pillar, right? These are the three pillars जिसमें engagement आपकी हो सकती है। एक दूसरा आपका सवाल था prisoner transfer का। देखिए, जब हम prisoner transfer की बात करते हैं तो what we have said कि वहाँ ऐसे prisoners भी हैं जो कि अपनी कन्विक्शन पूरी कर चुके हैं और कोई उनकी पेनल्टी है जो वो अभी चुका नहीं पाए और वो बेचारे जेल में पड़े हैं। तो उनको अगर सऊदी हुकाम वो वेव ऑफ कर दें तो उनको रिहाई मिल सकती है और वो घर आ सकते हैं। तो उनके लिए आसानी पैदा करना हमारी ख्वाहिश भी है, हमारी कोशिश भी है। एक बहुत से प्रिजनर्स ऐसे भी होंगे जो वहाँ ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं और मतलूब थे और सजाएं हुई हैं, या हेनियस क्राइम
وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے. اور ہمیں جب پرزنرز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہے بٹوین دیم اینڈ دیم. So we are talking of this category of prisoners who are involved in petty crimes, who are still there because they have not been able to, pay the penalties. اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. Anyone else? آپ کا یہ سر جی. تھینک یو سر. جیسے ابھی حالیہ سعودی عربیہ میں سعودی عربیہ نے پاکستان اور بھارت کے مابین جو ہے وہ کشمیر کے مابین پہ بالخصوص جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے. اس سے پہلے اچھا جلد مبارک ایسا کر چکے ہیں, تو کیا اس حوالے سے کوئی پیش رفت اس موجودہ دورے کے دوران کی گئی ہے؟ دیکھیے سعودی عرب ہمارا دوست ہے, سعودی عرب ہمارا دوست ہے اور سعودی عرب کے ہندوستان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. ان کا کاروبار ہے, وہاں ان کی انویسٹمنٹس ہیں اور وہ بہت بڑے ان کے خریدار ہیں, سعودی تیل کے خریدار ہیں. اربوں ڈالر کا تیل وہ سعودی عرب سے خریدتے ہیں. تو جب خرید و فروخت ہوتی ہے تو تعلق تو ہوتا ہے. ایک اب انہوں نے ایک تو ویلکم کیا اور سب نے ہی ویلکم کیا کہ جو حالیہ فیصلہ ہوا ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کہ ہم جو ہمارا سیز فائر کی انڈرسٹینڈنگ تھی 2003 کی, وی آر ریورٹنگ بیک ٹو دیٹ اینڈ دیٹ از ہولڈنگ اپ. تو اس پہ وہ سمجھتے ہیں ایک اچھی پیش رفت ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں, کشمیری بھی سمجھتے ہیں اچھی پیش رفت ہے. اور پاکستان کا تو پہلے دن سے ہی موقف تھا, سیز فائر وائلیشنز وہ ہو رہی تھی, وہ کر رہے تھے, نہتے شہریوں کو نشانہ وہ بنا رہے تھے. ہم محدود تھے, ہم تو اس طرح فائر نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں اگر ہم فائر کرتے ہیں اور کشمیری متاثر ہوتے ہیں تو وہ تو ہمارے ہم نوا ہیں. ہم ان کو زخمی کرنا یا ان کو میم کرنا ہمارا آبجیکٹو نہیں ہے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. دوسرا وہ سمجھتے ہیں اور درست سمجھتے ہیں کہ دیکھیے دو ملک ہیں, پڑوسی بھی ہیں, اور اگر اس ریجن نے ترقی کرنی ہے تو ان کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں گی تو ریجن ترقی کرے گا. آپ دیکھیں نا انٹرا ریجنل ٹریڈ ہماری کتنی محدود ہے. آپ دیکھیں نا سارک جو ہے اس کی فنکشنالٹی کتنی متاثر ہو گئی ہے کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر وہ ایک کھچاؤ تناؤ دکھائی دے رہا ہے. تو اگر سارک کو آپ نے فعال کرنا ہے, اگر انٹرا ریجنل ٹریڈ کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے, اگر ریجنل کنیکٹیوٹی کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے تو ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے. تو ایسا ہوگا. اور یہ بھی سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دو ملک ہیں جو پڑوسی بھی ہیں اور ایٹمی قوتیں بھی ہیں اور جنگ کوئی آپشن نہیں ہے, خودکشی ہے. تو واحد راستہ کیا ہے؟ گفتگو کا ہے. اس کے لیے کترا رہا کون ہے؟ پاکستان تو نہیں کترا رہا, کترا رہا تو ہندوستان ہے. اگر ہندوستان تیار ہے اور ماحول کنڈیوسو جیسے میں نے بات کی ہے وہ کرنے کو تیار ہے تو پاکستان میز پہ بیٹھنے کے لیے پہلے بھی تیار تھا, اب بھی تیار ہے. تو اس پہ کوئی دوست, سعودی عرب ہو کوئی اور دوست ہو, جو بھی اس پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے ہم اس کو ویلکم کریں گے. تھرڈ پارٹی فیسیلیٹیشن کو پاکستان نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا. تھرڈ پارٹی فیسیلیٹیشن سے اجتناب ہمیشہ ہندوستان کرتا آیا ہے, ہم نے کبھی نہیں کیا. تھینک یو جی. Thank you so much.